बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत और कुछ और इम्पोर्टेंट भी मौज़ूआत हैं। सबसे पहले तो ज़रा पाकिस्तान के हवाले से बात कर लें कि सदारती रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी और उसमें जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने सदारती रेफरेंस में जो सवालात उठाए गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो ये कहती है कि आर्टिकल 95 के तहत वोट डालना रुकन कौमी असम्बली का इनफरादी हक़ है और किसी सियासी जमात का हक़ नहीं कि किसी रुकन को वोट डालने से रोका जा सके। और आर्टिकल 63A में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जो कि बिल्कुल सरीहन गलत है कि 63A में पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं है। ये तो इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन ही रिजेक्ट कर दिया और वो ये है कि नाअहली तो होनी है, वो नाअहली जो है वो उसका अरसा कितना होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक साइड पे हो गई है जी, क्योंकि इस पर तनकीद काफ़ी की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल और बार काउंसिल जो हैं वो किसी सियासी जमात का आलाकार उनको नहीं बनना चाहिए। और इसमें बड़े बड़े नामवर वकला जो हैं, चौधरी एतजाज़ हसन, हामिद ख़ान, ये सब के सब मैदान में हैं और वो इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने सदारती रेफरेंस में जवाब दाखिल करवाया है। वो कहते हैं जी आर्टिकल 63 और 95 वाज़ेह है और हर रुकन को वोट डालने का हक़ है। हर रुकन असम्बली का वोट कास्ट भी किया जाएगा और इसकी गिनती भी शुमार होगी। सदारती रेफरेंस जो है उन्होंने कहा कि ये प्रीमेच्योर है, इसको गैर ज़रूरी तौर पे ये गवर्नमेंट इसको तूल दे रही है और ये अदालत के वक्त का ज़िया है, इसलिए इस पर कोई राय ना दी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि सदारती ऑर्डीनेंस जो सदारती रेफरेंस जो आया है आर्टिकल 186 के दायरे इख्तियार में नहीं आता। रुकन असम्बली के वोट कास्ट करने से पहले 63A का इतलाक़ नहीं हो सकता। सदारती रेफरेंस पर राय देने से अपील का हक़ मुतासर होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा थोड़ा सा सेंसिबल प्ले किया है। वो कहते हैं कि अगर इस मौके पे सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे देगी कि 63A में जो तरीक़ाकार है उससे हट के एक राय दे दे और नाअहली का तयन कर दे या लाइफ टाइम नाअहली का तयन कर दे, तो उसके बाद फिर जो ये मामलात हैं ये केस टू केस वेरी करता है और जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो उससे उसका क्या फ़ायदा होगा और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल दरमियान में से ख़त्म हो जाएगा। और आर्टिकल 63 में जो एक दिया गया रोड मैप दिया गया है वो रोड मैप के ख़िलाफ़ होगा इस तरह की कोई भी राय का आना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल रही है इसमें। जमीयत उलमा इस्लाम ने जो जवाब दाखिल करवाया है वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 63A जो है ये गैर जमहूरी है और तहरीक इंसाफ को सिलेक्टेड अहदेदार चला रहे हैं और जो आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने या ना डालने की हिदायत नहीं कर सकते, उन्होंने बिल्कुल ही गायब कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को इख्तियार ही नहीं है कि वो ख़ुद चूँकि उनकी अपनी अहलियत ठीक नहीं, इसलिए वो पार्टी को भी डायरेक्शन नहीं दे सकते। ये भी बिल्कुल हकीकत से दूर तर जवाब है। तो स्पीकर को अरकान के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो जवाब आया है वह है कि वोट पार्टी की अमानत है, तहरीक एतमाद पर वोट की इनफरादी हैसियत नहीं होती। ताहयात नाअहली पर अदालत जो भी राय दे इस पर हम मुतमईन होंगे। तो ये तो आ गया है, पता चल गया है कि जनाब कौन कहाँ खड़ा है। अपोजिशन सारी की सारी जमातें खौफज़दा हैं कि सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी राय ना दे दे जो कि उनका बना बनाया खेल जो है वो ख़राब कर दे। अब आते हैं कि बाकी जो चल रहा है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स, उसमें अभी तक जो अब तक की इत्तलात के मुताबिक सबकी नज़रें इत्तहादियों की तरफ लगी हुई हैं और इत्तहादी हैं उनको पता चल गया है कि मुनहरिफ अरकान से ज़्यादा अहमियत अब हमारी हो गई है। वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, अभी तक किसी किस्म का कोई नहीं करने लगे। आज जो कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है उसमें तहरीक अदम एतमाद को एजेंडे में शामिल कर लिया गया है और ये तिलावत कलाम पाक यानी कि एजेंडे में आइटम नंबर 1 होगा तिलावत, तर्जुमा, हदीस, कौमी तराना, नात और उसके बाद जो एजेंडे में नंबर 2 आइटम है वो है तहरीक अदम एतमाद। तो लिहाजा
ये बात तो तय हो गई कि एजेंडे में शामिल हो गया। अब इसको पेश करने की स्पीकर इजाज़त देंगे या नहीं। तो कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं कि स्पीकर आज इसको ऐवान में पेश करने की इजाज़त दे देंगे और इस तरीके से ये काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और यकम अप्रैल तक, अब 1 अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीडिंग्स। अगर ये 1 अप्रैल को होता है तो फिर देखना यह है कि अप्रैल फूल किसके साथ होगा। अप्रैल फूल अपोजिशन मनाएंगी या फिर गवर्नमेंट अप्रैल फूल मनाएगी। तो ये दोनों काम हो रहे हैं जी। अब ज़रा देख लें कि तरीन एंड कंपनी कहाँ खड़ी है। तरीन एंड कंपनी बदस्तूर अपने मौक़िफ़ पर कायम, और वह है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाए बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा मौक़िफ़ यही है। एक इतला ये भी आ रही है कि बैकडोर चैनल के ज़रिए कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो अहम डेवलपमेंट्स के नतीजे में कोई बीच बचाव का रास्ता भी निकल रहा है। अब आते हैं जो ख़ित्ते की सूरत हाल। OIC का इनक़ाद हुआ, 2 दिन जारी रही और उन 2 दिन के कॉन्फ्रेंस जारी रहने के बाद वज़ीर ख़ारजा चीन जो है वो अहम विज़िट पे निकले हुए हैं। 3 दिन उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, उसके बाद अफ़गानिस्तान गए और अब वो पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके होंगे इंडिया। इंडिया का वज़ीर ख़ारजा चीन का दौरा है और जुमेरात को उन्होंने पहुंचना था। तो ये विज़िट में क्या कुछ हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है, तो उसमें चीन जो है उसका एक ही मौक़िफ़ है और वो ये है कि जो इलाके वापस आ चुके चीन के पास, जो कि इंडिया के पास मुतनाज़ इलाके थे, वो तो अब वापस नहीं जाने वाले। इसी को ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तस्लीम कर लिया जाए और मज़ीद जो सरहदी तनाज़ात हैं और चीन का जिन इलाक़ों पे मज़ीद क्लेम है वो इलाके भारत जो है चीन को प्यार मोहब्बत से वापस कर दे। जबकि इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि हमें अगले इलाके भी वापस चाहिए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अप्रैल 2020 में यह सिलसिला शुरू हुआ था, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद जब इंडिया ने मकबूजा वादी को, लद्दाख को यकतरफ़ा तौर पे हथिया लिया था और चाइना का हक़ भी तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान का भी। तो चाइना तगड़ा मुल्क था, उन्होंने जवाब दे दिया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को असर नौ उन्होंने तरतीब दिया है। और दूसरी तरफ चीन के वज़ीर ख़ारजा ऐसे मौके पे भारत का दौरा कर रहे हैं कि वो OIC से होके गए इस्लामाबाद में और OIC में उनकी जो तकरीर थी वो बड़ी क्लियर थी और उसमें उन्होंने मकबूजा वादी का मामला बड़े ज़ोर से और शद्दोमत से उठाया और इस पे ज़रा इंडिया की वज़ारत ख़ारजा को भी काफ़ी तकलीफ़ पहुंची हुई है और दिल्ली तक चीखें निकल रही हैं। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मामले पर चीन के तबसरे का कोई जवाज़ नहीं और वही पुराना अंदाज़ कि ये तो अटूट अंग है। तो भाई अटूट अंग है तो फिर ये OIC के 57 ममालिक जो हैं, आधी दुनिया तो तस्लीम ही नहीं कर रही कि ये अटूट अंग है और अभी तक भी मेजॉरिटी जो है वो यही कह रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे अमल किया जाए और कश्मीरियों को उनका हक़ ख़ुद इरादियत दिया जाए। ये है सूरत हाल। और चीन के वज़ीर ख़ारजा का आपको मैंने बता दिया। तो इन हालात में क्या गुफ्तगू होगी, मेरा ख़्याल है कि इंडिया को ही कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। चीन अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और एक और बात भी बता दूं कि इंडिया के शायद मुस्तक़बिल में ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के साथ भी और अमेरिकी कैंप में उस तरह से ना जा सके। उसकी रीज़न ये है कि अगर इंडिया मुकम्मल तौर पे अब तक तो इंडिया जो है अमेरिका के मयार पे पूरा नहीं उतरा और इसीलिए इंडिया को उन्होंने क्वाड से भी क्वाड में तो अभी है, लेकिन जो फ़ौजी इत्तेहाद बना है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, उस फ़ौजी इत्तेहाद में इंडिया को शामिल नहीं किया गया, इसलिए उनको मसला भी है। फिर रूस के मामले में, रूस यूक्रेन के मामले में भी इंडिया जो है वो रूस के साथ खड़ा है और यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा और ना ही अमेरिका के साथ खड़ा है। इन हालात में चीन के साथ वो दोबारा अपने ताल्लुकात को मामूल पे लाने की कोशिश कर रहा है कि जितनी मार पड़ गई, मज़ीद न बढ़ाया जाए। रूस इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है और इंडिया का पूरा भरोसा जो है अपना दिफाई साजो-सामान का वो भी सारा रूस पे डिपेंड करता है और रूस चाइना और इंडिया को भी करीब ला रहा है और रूस के ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया के मामलात भी सेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस रीजन को अमन व अमान
का मसला, यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ ना क्रिएट हो दोबारा और कोई नई जंग शुरू ना हो सके। मीर व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कार्ड्स खेल रहे हैं और अपने जवाबी कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में एक तो उन्होंने अमरीकी सफारतकारों को फौरी तौर पे मुल्क बदर करने का फ़ैसला किया है और इसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो जो कदम उठाएगा रूस भी उसी के मुताबिक ये कदम उठाएगा। और रूसी वज़ारत ख़ारजा ने 23 मार्च को मुल्क बदर होने वाले अमरीकी सफारतों की फ़हरिस्त भी जारी कर दी और अमरीकी सफारती मिशन के सरबराह के हवाले भी कर दी कि ये लोग जो हैं वो फौरी तौर पे छोड़ जाएं रूस। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफारत मिशन के 12 अरकान को जासूसी के इल्ज़ाम में मुल्क बदर किया गया था। इसी तरीके से रूस ने एक और इक़दाम भी किया है और वो ये है कि कुदरती गैस, पुतिन ने कहा है कि कुदरती गैस की कीमत जो है वो डॉलर और यूरो के बजाय अब रूसी करेंसी रूबल में लेने का उन्होंने ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि कोई वजह नहीं कि अमेरिका और यूरोप को अशिया दें और कीमत डॉलर और यूरो में लें। और उन्होंने कहा कि गैर दोस्त ममालिक को पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त रूबल में करेंगे। और इटली ने भी कहा है कि रूस से गैस की ख़रीदारी यूरो में ही की जानी चाहिए। रूस से गैस की ख़रीदारी रूबल में करने का ताहाल फ़ैसला नहीं किया। अब ये रूस ने, क्योंकि रूस के जो एनर्जी ज़रूरियात हैं यूरोप की मोस्टली वो रूस से पूरी हो रही हैं, तो रूस ने जवाबन उन्होंने कहा कि डॉलर और यूरो की नहीं, तो अब हम रूबल लेंगे, लिहाजा हमारी करेंसी स्टेबल रहे। तो यूरोप ने फ़िल वक्त ऐसा करने से इटली ने ऐलान किया है कि यूरो के बजाय रूबल में अदायगी का मुतालबा पाबंदियों से बचने की कोशिश है। और ऑस्ट्रिया ने भी ये कहा है कि रूस से गैस की खरीदारी रूबल नहीं यूरो ही में करेंगे। और अब ये एक नया बहस शुरू हो गई है। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका, बरतानिया समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक ने रूस पर मुआशी पाबंदियाँ आयद की हुई हैं। आगे एक और ख़बर है जी, और वो है नेटो चीफ़ और नेटो का इजलास हो रहा है, बल्कि उसमें भी उन्होंने रूस से कहा है कि वो एटमी जंग की धमकियां मत दें और अपने आप को कंट्रोल करें। ऐसा हो गया तो फिर ख़तरनाक हालात पैदा हो सकते हैं और इस बात का इम्कान मौजूद है कि कहीं खुदा न खास्ता रूस पे भी जो है जौहरी हथियार इस्तेमाल ना हो जाएं, और ये यकीनन अमेरिका और यूरोप करेगा। एक और ख़बर वो है कि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने साइबर विंग ने जी सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई जा रही थी उसका नोटिस लिया है। और ये कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई, बल्कि वज़ारत दाखिला ने ये हुक्म दिया है FIA को कि वो इस सिलसिले में तहकीकात करे और जो इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और ये छुट्टी वाले दिन भी FIA के दफातर खुले रहे, साइबर क्राइम विंग, और उन्होंने शुरू कर दिया तहकीकात, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नफ़रत और मवाद फैलाया गया और अकाउंट्स और पेजेस अब उन्होंने छानबीन शुरू कर दी है। और इसमें नाम लिया जा रहा था कि कुछ हमारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके सोशल मीडिया सेल जो उन्होंने बनाए हुए हैं वो इन्वॉल्व है इसमें, और ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ ये सब कुछ करवाया जा रहा है, कुछ मुखालिफ सियासी जमातों को बदनाम करने के लिए और कुछ अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए। तो मामला चूँकि काफ़ी क्रिटिकल है, इसलिए ये तहकीकात हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जी एक बार फिर मायूस किया है अपनी बहुत बड़ी मिनॉरिटी को, अक़लियत को, मुसलमानों को, और उन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पाबंदी केस की जल्द समाअत से इनकार कर दिया है। आपको मालूम है कि पूरे भारत में इस वक्त मसला बना हुआ है और 25 करोड़ मुसलमानों के हकूक़ जो हैं वो ग़स्ब किए जा रहे हैं, और भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में कोई एक्टिव रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि भारतीय मुआशरा जो है वो इंतहा पसंद और शिद्दत पसंदों के हाथों में जा चुका है, और इसीलिए इदारे भी अब यरगमाल बने हुए हैं उन्हीं इंतहा पसंदों के हाथों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।